ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। स्टोरी नेम इज माई लेडी बॉस एंड दिस स्टोरी इज बिगिन फ्रॉम चैप्टर 1 to 10. And guys, don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience. तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने अपनी लाइफ में खुद को इतना मजबूत बनाया है कि वह अपनी लाइफ में किसी और की जरूरत ही नहीं है। मिलिए साक्षी सिंघानिया से। वो अपनी मेहनत से खड़ी की गई कंपनी की सीईओ है। जितनी मेहनती ये है उतनी ही ये खूबसूरत भी है। साक्षी ने अपनी लाइफ में काफी मुसीबतों का सामना किया, लेकिन उसने अपनी मेहनत के बल पर आज बहुत कुछ हासिल किया। उसकी लाइफ में सिर्फ एक कमजोरी है, वो है उसकी मॉम। वैसे तो उसके पापा और भाई भी है, लेकिन उसके मॉम डैड के डिवोर्स के कारण वो उन लोगों से अलग रहते थे। आज भी रोज की तरह साक्षी अपने ऑफिस जाने के लिए रूम में रेडी हो रही थी कि तभी अर्चना जी, साक्षी की मॉम, उसके कमरे में आती हुई बोली, बेटा मैंने तुम्हें आज ऑफिस जाने के लिए मना किया था, कम से कम आज के दिन तो ऑफिस मत जाओ। आज साक्षी का बर्थडे था और अर्चना जी ने उसके लिए पूजा रखी थी। साक्षी बोली, मॉम मैंने आपको बताया था ना कि आज मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, और वैसे भी आपने पूजा तो दोपहर में रखी, तब तक तो मैं घर वापस आ जाऊंगी। अर्चना जी बोली, ठीक है, वैसे भी तुमसे बहस में कौन ही जीत सकता है, लेकिन अगर तुम आज टाइम पर नहीं आई तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। साक्षी अर्चना जी के गले लगते हुए बोली, ठीक है मेरी मॉम, अब मैं जाऊं। अर्चना जी बोली, हाँ जाओ, लेकिन नाश्ता करके। साक्षी हाँ बोलकर अपने कमरे से निकल गई। वो नीचे आई तो उसने देखा उसके हॉल में बहुत सारे बुके एंड गिफ्ट्स रखे थे। साक्षी को ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन वो उन लोगों को मना भी नहीं कर सकती थी। वो उन पर लिखी चिट्स देखी ही रही थी कि मैं की किचन में से राशि बाहर आते हुए बोली, दीदी आज आपके हैप्पी बर्थडे पर सबने कितने सारे फूल भेजे हैं कि हमारा घर कम बगीचा ज्यादा लग रहा है। साक्षी राशि की बात सुनकर मुस्कुरा दी और बोली, ये सारे बुकेज उन लोगों ने भेजे हैं जो मेरे साथ काम करते हैं या करना चाहते हैं। अच्छा तुम अब इन सब बातों को छोड़ो, मेरे लिए नाश्ता लगाओ, मुझे लेट हो रहा है। राशि हाँ बोलकर वहां से चली गई और साक्षी जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। कुछ देर बाद वो ऑफिस जाने के लिए निकल गई। उधर ऑफिस में भी साक्षी के कैबिन में बहुत सारे बोके और गिफ्ट्स रखे थे। आज तक साक्षी को उसके बर्थडे पर जो भी गिफ्ट मिलते थे वो उन्हें कभी यूज नहीं करती थी, बल्कि गो में भिजवा देती थी। उसने अपने कैबिन में पहुंचते ही अपने असिस्टेंट को बुलाया और उससे कैबिन साफ करने के लिए कहा। अभिषेक कैबिन में आया और साक्षी को गले लगाकर बर्थडे विश करने लगा। साक्षी, अभिषेक मुझे छोड़ो, मुझे घुटन हो रही है। अभिषेक, आप पहली ऐसी लड़की है जिसे बर्थडे विश करने से घुटन होती है। साक्षी, अच्छा ये सब छोड़ो और कैबिन साफ करो। अभिषेक दी, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि आप इतनी महंगे महंगे गिफ्ट्स को एनजीओ में क्यों भिजवा देती हो। अभिषेक साक्षी से इसलिए इस तरह बात कर पा रहा था क्योंकि वो साक्षी के मामा का लड़का था। साक्षी, अभिषेक मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मुझे ऑफिस में दी मत बोला करो, और रही बात इन गिफ्ट्स की तो मैं इनका क्या करती हूँ, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अभिषेक, ओके मैं कैबिन साफ करवाता हूँ, प्लीज आप गुस्सा मत करो। साक्षी अभिषेक से बात करके मीटिंग रूम में चली गई। मीटिंग खत्म होने के बाद साक्षी अपने केबिन में बैठकर अपनी बेस्ट फ्रेंड सोनम से बातें करती हुई बोली, यार तू टाइम से पूजा में आना। सोनम, हाँ बहन, टाइम से पूजा में ही आना पड़ेगा, वैसे भी तू अपने बर्थडे की पार्टी तो कभी देती नहीं है। साक्षी, चल अब अपनी नौटंकी बंद कर और मैं तुझे आज पक्का पार्टी दूंगी। सोनम, सच में तू और पार्टी? साक्षी, हाँ बाबा पक्का, और अब कॉल रख, मुझे घर के लिए निकलना है। जब साक्षी अपने कैबिन से बाहर निकली तो अभिषेक से टकरा गई। वो उसे देखते ही बोला, मैम क्या आप घर जा रही हैं? साक्षी, हो, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? अभिषेक, मैम क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? वो बुआ ने मुझे भी पूजा में इनवाइट किया है। साक्षी जानती थी कि अगर उसने उसे मना किया तो अर्चना जी से शिकायत करेगा। साक्षी कभी अभिषेक को अपना असिस्टेंट नहीं बनाना चाहती थी। उसके मामा के कहने पर ही उसने उसे अपना असिस्टेंट बनाया था। वह बोली, ठीक है चलो मेरे साथ, लेकिन कल तक मुझे सारी फाइल्स कंप्लीट चाहिए। अभिषेक भी अच्छे बच्चे की तरह से हो बोलकर उसके साथ चलने लगा। जब वो लोग घर पहुंचे तो अभिषेक के मॉम डैड और साक्षी की मॉम हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। साक्षी ने जाकर अपने मामा मामी को गले लगाया तो उन दोनों ने उसे बर्थडे विश किया।
उधर अभिषेक भी जाकर अर्चना जी के गले लगा और साक्षी की शिकायत करते हुए बोला, बुआ देखो अपनी बेटी को, आज उसका बर्थडे है और फिर भी मुझे इतना सारा काम दे दिया और कल तक मुझे कंप्लीट भी करना होगा। इस पर अभिषेक के डैड संजय जी बोले, बेटा तुम्हें उस कंपनी में काम करने के लिए ही रखा है तो काम तो तुम्हें करना होगा ना। साक्षी के मामी माधवी जी भी बोली, तुम्हें अपने काम की चिंता है, उसका का बर्थडे है फिर भी वो मीटिंग अटेंड करके आई है। लेकिन अर्चना जी अभिषेक का सपोर्ट करते हुए बोली, सही तो कह रहा है ये, कम से कम बर्थडे के दिन तो काम नहीं करना चाहिए। साक्षी मुस्कुराते हुए बोली, मॉम प्लीज अब आप शुरू मत होना, वैसे भी आप तो चाहती हैं कि मैं कभी काम ना करूं। अर्चना जी बोली, हो तो इसमें बुराई क्या है, अब तो तुम्हें शादी करके घर बसा ही लेना चाहिए। माधवी जी अर्चना जी का सपोर्ट करते हुए बोली, हाँ साक्षी अब तो तुम्हें शादी कर ही लेनी चाहिए। साक्षी को ये बातें सुनकर गुस्सा आने लगा, वो बोली, मैं थक चुकी हूँ आप लोगों को ये बताकर कि मुझे शादी नहीं करनी है। ये बोलकर वो वहाँ से अपने रूम में चली गई। साक्षी के वहाँ से जाने के बाद संजय जी बोले, दीदी मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि अभी साक्षी से शादी की बात मत करो, आप जानती हैं ना कि वो किन किन चीजों से गुजरी है, तो हमें उसे समझना होगा। कुछ देर बाद अर्चना जी साक्षी के रूम में गई तो वो पेट के बल लेटी थी। अर्चना जी साक्षी के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, तुम गुस्सा हो मुझसे? साक्षी ने जवाब दिया, नहीं मॉम मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन प्लीज आप मुझसे शादी की बात मत करा करो। अर्चना जी माहौल को हल्का करने के लिए बोली, अच्छा ठीक है मेरी मॉम, नहीं करूंगी, चलो अब पूजा के लिए तैयार हो जाओ, सोनम भी आती ही होगी। थोड़ी देर में सब हॉल में बैठे थे, तभी साक्षी नीचे आई। आज वो बहुत सुंदर लग रही थी। आज उसने रेड कलर अनारकली सूट पहना था। अर्चना जी ने उसको देखकर उसकी नजर उतारते हुए कहा, किसी की नजर ना लगे मेरी बच्ची को। साक्षी ने अर्चना जी से पूछा, मॉम सोनम आ गई क्या? अर्चना जी ने जवाब दिया, नहीं बेटा वो अभी नहीं आई। साक्षी वहां से उठते हुए सोनम को कॉल करने लगी, तभी सोनम घर में आते हुए बोली, सॉरी यार, वो मैं ट्रैफिक में फंस गई थी इसलिए थोड़ा लेट हो गया। साक्षी उसके कान खींचते हुए बोली, जब मैडम घर से लेट निकलेंगे तो ट्रैफिक में तो फंसेगी ही ना। मैंने तुझे कहा था कि आज मेरे घर में पूजा है तो तुझे जल्दी आना है, लेकिन नहीं, तू तो तभी आएगी जब पूजा बिल्कुल शुरू होने वाली होगी। सोनम साक्षी का हाथ पकड़ते हुए बोली, यार मैंने सॉरी बोला तो अब माफ भी कर दे आंटी, इससे बोलो ना कि मेरे कान छोड़ दे, मुझे दर्द हो रहा है। अर्चना जी ने साक्षी से कहा, अरे छोड़ दे, वो आ तो गई ना, और अभी पूजा स्टार्ट होने में टाइम है, जा जाके कर ले बातें, वैसे भी तेरे सारे सीक्रेट्स का पिटारा यही तो है। थोड़ी देर में पूजा शुरू हो चुकी थी। अर्चना जी ने पूजा में सिर्फ कुछ खास लोगों को ही बुलाया था। पूजा 1 घंटे में खत्म हो चुकी थी। सब प्रसाद खाने लगे थे, लेकिन सोनम साक्षी को खींचकर उसके रूम में ले जाने लगी। साक्षी के रूम में सोनम बोली, अच्छा चल बता पार्टी का क्या प्लान, और इस बार पार्टी कैंसिल नहीं होनी चाहिए। साक्षी, अरे नहीं कर रही कैंसिल, और पार्टी राजस्थान बा में है। सोनम, वैसे तूने किस किस को बुलाया है? साक्षी, तू और ऑफिस के कुछ स्टाफ मेंबर्स को ही बुलाया है। साक्षी का इतना ही कहना था कि पीछे से आवाज आई, दी आपने मुझे तो पार्टी के बारे में कुछ नहीं बताया, ये आवाज अभिषेक की थी। साक्षी ने जवाब दिया, तुम्हें नहीं पता क्योंकि मैं तुम्हें पार्टी में नहीं बुला रही हूँ और तुम यहाँ खड़े होकर हमारी बातें सुन रहे हो। अभिषेक बोला, अरे मैं तो आपको बुलाने आया था, वो बुआ आपको बुला रही है। साक्षी, अच्छा ठीक है हम आ रहे हैं। अभिषेक रोनी से सूरत बनाकर बोला, डी प्लीज मुझे भी पार्टी में आने दो ना, वरना मैं बुआ से जाकर कहूँगा कि उनकी बेटी रात में पार्टी करती है। साक्षी, अच्छा तो फिर जाओ, जाकर बता दो मॉम को। सोनम अभिषेक के सिर पर मारते हुए बोली, अभी तुम्हें क्या लगता है कि ये आंटी को बिना बताए पार्टी करेगी? अरे इसने आंटी को पहले ही बता दिया है। ये सुनकर अभिषेक रिक्वेस्ट करते हुए बोला, डी प्लीज एक लास्ट टाइम मेरी बात मान लो, मैं इसके बाद आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। अभिषेक को इतनी रिक्वेस्ट करते देख सोनम बोली, यार आने दे ना इसे भी पार्टी में। दोनों को इतनी रिक्वेस्ट करते देख साक्षी ने अभिषेक को पार्टी में आने की परमिशन दे दी थी। ये सुनकर अभिषेक ने साक्षी को गले लगा लिया और थैंक यू बोलने लगा। पार्टी की बातें करने के बाद वो सब नीचे आकर लंच करने लगे। तभी संजय जी ने साक्षी से सवाल किया, और बेटा तुम्हारा बर्थडे के लिए क्या प्लान है? साक्षी, मामा जी कुछ खास तो नहीं, लेकिन रात को दोस्तों के साथ छोटी सी पार्टी रखी है। साक्षी ये बोल ही रही थी कि अभिषेक बोला, हाँ डैड मैं भी डी के साथ जा रहा हूँ, और बुआ अब आप डी की
टेंशन मत लेना, मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगा। संजय जी तुम उसका ख्याल तो रखना ही, लेकिन कुछ भी ऐसा मत करना जिससे पार्टी खराब हो। ये सुनकर अर्चना जी बोली, क्या संजय, जब देखो बेचारे को डांटते ही रहते हो, अब ये बड़ा हो गया है और समझदार भी। बातों के बीच सबने लंच कर लिया था। सोनम भी ये कहकर चली गई थी कि वो पार्टी में मिलेगी। शाम को साक्षी पार्टी में जाने तैयार हो रही थी। उसने ब्लैक कलर की बॉडीकॉन ड्रेस पहनी थी जिसमें उसका पूरा फिगर अच्छे से दिखाई दे रहा था। तभी सोनम की कॉल आई। वो बोली, यार तू कहाँ तक पहुंची? साक्षी, बस अभी निकलने ही वाली हूँ। क्यों, क्या हुआ? सोनम, चल अच्छा है कि तू अभी नहीं निकाली यार, वो मैं कह रही थी कि क्या तू मुझे मेरे घर से पिक कर सकती है? वो एक्चुअली मेरी कार खराब हो गई है। साक्षी, अच्छा ठीक है, तू रेडी हो जा, मैं बस 20 मिनट में पहुंचती हूँ। जब साक्षी सोनम के घर पहुंची तो वो रेडी नहीं थी। तभी साक्षी बोली, यार तू हमेशा मुझे लेट करवाती है, तू खुद ही बता, मेरी ही पार्टी में मैं ही लेट पहुंचेंगी तो कैसा लगेगा? सोनम अपना मेकअप करते हुए बोली, यार सॉरी, बस 5 मिनट में मैं रेडी हो जाऊंगी। साक्षी, तू कब से 5 मिनट ही तो बोल रही है। कुछ देर बाद वह दोनों पार्टी के लिए निकल गए। बा में पहुंचते ही उन्हें अभिषेक मिल गया। वो बोला, डी आपको इतनी लेट कैसे हो गया? आपको पता भी है सब लोग कितनी बार आपके बारे में पूछ चुके हैं। ये सुनकर साक्षी सोनम को घूरने लगी थी। साक्षी को अपनी तरफ घूरता देख सोनम बोली, यार सॉरी, आज के बाद कभी भी लेट नहीं होगी। बातें करते करते सब पार्टी में पहुंच गए थे। पार्टी का माहौल देखकर सोनम बोली, आज तो बहुत मजा आने वाला है। सोनम पार्टी में ड्रिंक करती थी, इसलिए साक्षी बोली, आज इतनी भी ड्रिंक मत कर लेना कि तुम्हें घर ले जाने के लिए भी लोगों की जरूरत पड़े। ये सुनकर सोनम बोली, क्यों, अगर मैं तल्ली हो भी गई तो क्या तुम मुझे घर छोड़कर नहीं आ सकती? साक्षी मजाक में बोली, नहीं छोड़कर आ सकती, और वैसे भी आज तुम मेरे साथ मेरे घर जाओगे। बातें करते करते दोनों बार काउंटर तक पहुंच गई। वहां पहुंचकर साक्षी ने अपने लिए जूस और सोनम ने अपने लिए विस्की ऑर्डर की। वो दोनों बैठकर बातें कर ही रही थी कि वहां पर एक लड़का आया। उसका नाम रोहित था, जो साक्षी के ऑफिस में ही काम करता था और मन ही मन साक्षी को बहुत ज्यादा पसंद करता था, लेकिन कभी साक्षी से बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वो आकर सोनम की साइड बैठते हुए बोला, विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे मैम। ये सुनकर सोनम बोली, सुबह से तुम अभी विश कर रहे हो? इस पर वो झेपते हुए बोला, नहीं, मैंने मैम को सुबह भी विश किया था, बट अब पार्टी में आया हूँ तो विश करना तो बनता है ना। इस पर सोनम हंसने लगी। सोनम रोहित को कॉलेज टाइम से जानती थी और कहीं ना कहीं उसे पसंद भी करती थी, और ये बात साक्षी जान चुकी थी। रोहित ने साक्षी को गिफ्ट दिया तो सोनम बोली, तुम इसे कितने सालों से जानते हो? रोहित ने जवाब दिया, अभी तो 1 ही साल हुआ है। सोनम बोली, अच्छा, तभी तुम्हें नहीं पता कि साक्षी अपने बर्थडे पर किसी से गिफ्ट नहीं लेती है? रोहित थोड़ा शर्मिंदा होते हुए बोला, इट्स ओके, मैं तो ये गिफ्ट इनके लिए ही लाया था, अब इसे रखना है या फेंकना है वो इनका खुद का फैसला होगा। ये बोलकर वो वहां से चला गया। उसके जाते ही सोनम गिफ्ट उठाते हुए बोली, यार तू तो इस गिफ्ट को डोनेट ही कर देगी, तो क्या मैं इस गिफ्ट को रख सकती हूँ? सोनम साक्षी का हाथ हिलाते हुए बोली, प्लीज ना मत कहना। साक्षी ने सिर्फ हम कहा तो सोनम उछलकर उसके गले लग गई और फिर दोनों अपनी ड्रिंक्स एंजॉय करने लगे। कुछ देर बाद अभिषेक वहां आकर साक्षी का हाथ पकड़कर बोला, डी क्या आपने ये पार्टी सिर्फ ड्रिंक्स पीने के लिए रखी है? आकर थोड़ा डांस करो, आज आपका बर्थडे है। सोनम भी अभिषेक का साथ देते हुए बोली, हो यार चल ना, वैसे भी बहुत दिन हो चुके हैं, डांस करे तो चल। सोनम उसे खींचकर डांस फ्लोर पर ले गई। 12 बजे के करीब पार्टी खत्म हुई तो सब अपने घर जाने लगे। जब साक्षी सोनम के साथ घर पहुंची तो अर्चना जी को वेट करते देख वो बोली, मॉम मैंने आपसे सोने के लिए कहा था ना, तो फिर आप क्यों जाग रही है? ये सुनकर अर्चना जी बोली, बेटा मैं सोने ही जा रही थी, लेकिन फिर कार की आवाज सुनी तो मैंने सोचा कि तुमसे मिलकर ही जाऊं। और तुम ये सब छोड़ो और ये बताओ कि इसने इतनी ड्रिंक्स कैसे की? तुमने इसे रोका क्यों नहीं? साक्षी सोनम को संभालते हुए बोली, आपको क्या लगता है मैंने इसे रोकने की कोशिश नहीं की होगी पीने से? लेकिन आपको तो पता ही है, जब ये दारू देखती है तो इससे कुछ याद नहीं रहता। अर्चना जी, अच्छा ठीक है, ले चलो, इस अपने रूम में ले जाओ और रेस्ट करो। अगली सुबह जब सोनम उठी तो उसे अपना सिर भारी भारी लगने लगा। तभी साक्षी उसे नींबू पानी का गिलास देते हुए बोली, आ गया होश? सोनम नींबू पानी पीते हुए बोली, यार सुबह सुबह ताने मत मार,
ये सुनकर साक्षी बोली, अच्छा चल ताने नहीं मार रही हूँ, अब जल्दी से उठ और रेडी हो जा, मॉम नीचे नाश्ता करने के लिए बुला रही हैं। वो लोग जब नीचे आए तो साक्षी ने टेबल पर 2 गिफ्ट बॉक्स रखे देखे तो वो बोली, राशि तुमने ये दोनों गिफ्ट गो क्यों नहीं भेजावे। राशि ने इस बात का जवाब नहीं दिया, वो चुपचाप खड़ी रही। तो साक्षी बोली, अरे चुपचाप क्यों खड़ी हो, कुछ बोलो तो सही। राशि के कुछ बोलने से पहले ही अर्चना जी ऊपर से आते हुए बोली, ये गिफ्ट तुम्हारे डैड और भाई ने भिजवाए हैं, इसलिए मैंने इन्हें गो नहीं भिजवाया। साक्षी, लेकिन क्यों मॉम, आपको पता है ना मुझे उन लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए, तो आपने ये क्यों रखे हैं। अर्चना जी, मैं जानती हूँ कि तुम्हें उनसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो हर साल तुम्हें गिफ्ट भेजते हैं और तुम इन्हें एनजीओ भिजवा देती हो बेटा, लेकिन कब तक ऐसा चलेगा, तुम्हें कभी ना कभी तो उन्हें माफ करना पड़ेगा ना। साक्षी, मुझे नहीं पता मैं उन्हें कब माफ करूंगी, लेकिन जब तक नहीं करूंगी तब तक तो ऐसा ही चलेगा। और मॉम प्लीज आप मुझे फोर्स मत कीजिए। इतना बोलकर साक्षी बिना नाश्ता किए ही ऑफिस के लिए निकल गई। सोनम भी उसके साथ उसके ही ऑफिस आ गई। रास्ते में सोनम ने साक्षी से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो साक्षी के गुस्से को अच्छे से जानती थी, इसलिए वो कुछ नहीं बोली। ऑफिस आते ही साक्षी ने अपने आप को काम में इतना बिजी कर लिया कि सोनम को उससे बात करने का टाइम ही नहीं मिला। लंच टाइम में जब साक्षी थोड़ा फ्री हुई तो सोनम ने उससे बात करने की कोशिश की और वह बोली, यार तुझे सब आंटी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, तेरे साथ साथ उन्होंने भी तो सब कुछ सहन किया है, लेकिन तू ऐसे बात करेगी तो उन्हें कैसे संभालेगी। इस पर साक्षी बोली, देख तू मुझे मत समझा। सोनम, मैं क्यों ना समझाऊं, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और अगर मैं तुझे नहीं समझाऊंगी तो कौन समझेगा। मैं मानती हूँ तू अपनी जगह सही है, लेकिन यार तू आंटी की तरफ से भी तो सोच, वो चाहती है कि उनकी फैमिली में सब कुछ ठीक हो जाए, तो इसमें बुराई क्या है। सोनम की बातें सुनकर साक्षी को भी गुस्सा आ गया और वो चिल्लाते हुए बोली, देख सोनम तू यहाँ से जा, अभी मेरा बात करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। साक्षी की बातें सुनकर सोनम समझ गई कि अभी बात नहीं की जा सकती, इसलिए वह जाते हुए बोली, चल ठीक है, जब तेरा गुस्सा ठंडा होगा हम तब बात करेंगे, लेकिन घर जाकर आंटी से सॉरी जरूर बोलना। सोनम के जाने के बाद भी साक्षी के मूड में कोई बदलाव नहीं आया। वैसे भी साक्षी और सोनम के बीच की बातें बाहर सब एम्प्लॉइज ने भी सुनी थी, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि आज गलती से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सबके डिसाइड करने पर कि वह गलती नहीं करेंगे, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा होता ही था जिससे उन्हें साक्षी के गुस्से का सामना करना पड़ता था। शाम तक साक्षी का मूड काफी ठीक हो गया था। उसे रियलाइज हो गया था कि सुबह उसने गलती की थी और उसे सोनम से भी माफी मांगनी चाहिए। उसने सोनम को कॉल किया तो सोनम उसे छेड़ने के अंदाज में बोली, हो गया मैडम का गुस्सा ठंडा। साक्षी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ यार तुझे तो पता ही है मेरा गुस्सा सोडे की बोतल की तरह है, एक पल में ऊपर और एक पल में नीचे। सोनम गुस्से का नाटक करते हुए बोली, चल अब ये बता मुझे क्यों फोन किया है। साक्षी थोड़ा शर्मिंदा होते हुए बोली, मैंने सॉरी कहने के लिए फोन किया है, और मैं जानती हूँ कि तुझे सॉरी कैसे बोलना है, तो तू ठीक 8:00 बजे मुझे यंगस्ट बार में मिल। सोनम उधर से खुश होते हुए बोली, ओके मेरी जान, मैं 8 बजे से पहले ही पहुंच जाऊंगी। इधर जब साक्षी घर पहुंची तो अर्चना जी और राशि बैठकर अपना फेवरेट टीवी प्रोग्राम देख रहे थे। तभी साक्षी जाकर अर्चना जी के बैठी और उनके कंधे पर सिर रखते हुए बोली, मॉम क्या मुझसे गुस्सा हो। अर्चना जी राशि की तरफ देखकर झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली, कह दो इससे कि मुझे इससे कोई भी बात नहीं करनी है, जाकर अपने ऑफिस का काम कर ले, वैसे भी मौत तो इसके लिए कुछ भी नहीं है ना। ये सुनकर राशि कुछ कहती है उसे पहले ही साक्षी बोली, तुम चुप हो जाओ, मैंने सब सुन लिया तो तुम कुछ मत बोलो। फिर साक्षी अर्चना जी को प्यार से करते हुए बोली, सॉरी मॉम, सुबह मैं कुछ ज्यादा ही गुस्से में थी, और आपको तो पता है ना कि गुस्से में कुछ भी बोल देती हूँ। अर्चना जी को अपनी बेटी के गुस्से के बारे में अच्छे से पता था कि उसे जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी ही जल्दी शांत भी हो जाता है। वो उसका हाथ अपने कंधे से हटाकर मुस्कुराकर बोली, हो ठीक है, अब जाकर फ्रेश होकर आ जा और खाना खा ले। सब गुस्से में नाश्ता भी करके नहीं गई थी। अर्चना जी से माफी पाकर साक्षी उन्हें किस करके बोली, थैंक यू माँ मुझे समझना के लिए, लेकिन आज खाना तो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड सोनम के साथ ही खाऊंगी, उसका गुस्सा भी तो शांत करना है। ये सुनकर अर्चना जी थोड़ा गुस्से होकर बोली, तो तुमने आज मुझ पर ही नहीं बेचारी सोनम पर भी गुस्सा किया।
है ठीक है, जाओ उसे मनाओ, वैसे भी तुम्हें लाइन पर वही ला सकती है। ये बोलकर वो अपने कमरे में चली गई और साक्षी तैयार होकर बा जाने के लिए निकल गई। जब साक्षी बा पहुंची तो सोनम ने पहले से काफी ज्यादा ड्रिंक्स ऑर्डर कर ली थी। वो जाकर बैठते हुए बोली, यार तू जानती है कि तेरी ड्रिंक हैंडल करने की कैपेसिटी 0 है, फिर भी तो इतना पीती है। इस पर सोनम मुस्कुराकर बोली, यार मैं सिर्फ उन लोगों के साथ ही पीती हूँ जिन्हें मैं जानती हूँ कि ये मुझे संभाल लेगा, और मैं जानती हूँ तू मुझे संभाल लेगी। ये सुनकर साक्षी ने हंसकर कहा, तो देख आज मैं भी पूरी तरह टल्ली हो जाऊंगी। साक्षी की बात सुनकर सोनम हैरान होकर बोली, यार अगर तू भी टल्ली हो जाएगी तो मुझे कौन संभालेगा। साक्षी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो टेंशन मत ले, मैं अपने साथ ड्राइवर को लाई हूँ। कुछ देर बाद वह दोनों पूरी तरह टल्ली हो चुकी थी। उस बार में कुछ लड़के भी अपनी पार्टी कर रहे थे, तभी एक दिल को छू जाने वाला गाना बजना शुरू हो गया। गाना सुनकर सोनम चिल्लाकर साक्षी से बोली, ये डीजे वाला पागल हो गया है क्या? इसे क्या यहाँ कोई कपल दिख रहा है जो ये रोमांटिक गाने बजा रहा है? सोनम की बात सुनकर साक्षी भी हंसकर बोली, हो यार ये डीजे वाला तो पागल हो गया है। साक्षी आगे कुछ बोलती तभी सोनम उसके हाथ पर मरते हुए बोली, तू रुक, मैं अभी जाकर इस डीजे वाले की क्लास लगाती हूँ। फिर सोनम लड़खड़ाते हुए डीजे की तरफ जाने लगी। साक्षी वहीं बैठकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर चारों तरफ देख रही थी। साक्षी को अकेले देख उन लड़के के ग्रुप में से एक लड़का उठकर साक्षी के पास आकर झिझक भरी मुस्कान के साथ साक्षी से डांस के लिए पूछता है। पहले तो साक्षी उसे अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर उसे देख रही थी, फिर पता नहीं उसने क्या सोचा कि अपना हाथ उस लड़के के हाथों में दे दिया। साक्षी का हाथ अपने हाथों में देखकर वो लड़का काफी खुश था। वो साक्षी को अपने साथ डांस स्टेज पर ले जाकर उसके साथ डांस करने लगा। हर कदम के साथ उनके बीच की दूरी कम होती जा रही थी। काफी देर से वो लोग डांस कर रहे थे। जैसे जैसे रात बढ़ती गई उनके बीच की केमिस्ट्री हवा में बिजली की तरह कड़कने लगी। उस लड़के के दोस्तों में से कोई बोला, यार वैसे तो ये डांस जैसी चीजों से बहुत दूर रहता है और आज खुद इस लड़की को अपनी बाहों में ऐसे समेटे कर डांस कर रहा है जैसे वो कोई कीमती चीज हो। इस पर दूसरा लड़का बोला, यार तुझे तो पता ही है ये दो कुछ भी करता है सोच समझ कर ही करता है, तो आज अगर ये इस तरह डांस कर रहा है तो इसके पीछे भी इसका कुछ ना कुछ प्लान तो पक्का ही होगा। इधर वो लड़का और साक्षी एक दूसरे में खोकर डांस कर रहे थे। साक्षी को तो कोई होश नहीं था, वो तो बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देख रही थी, लेकिन वो लड़का अपने होश में था और मुस्कुराकर बस उसे ही देखे जा रहा था। कुछ देर बाद उस लड़के ने अपनी नजरें घुमाकर चारों तरफ देखा कि किसी का ध्यान उन दोनों पर तो नहीं है। किसी को अपनी तरफ ना देखता पाकर उसने धीरे से साक्षी के कान में कहा, लेट्स गो बेबी। उसकी बात सुनकर साक्षी ने अपना सिर हौ में हिलाया और उसके साथ कोने में चली गई। कोने में पहुंचकर उस लड़के ने साक्षी को दीवार से सटा दिया और उसे अपनी बाहों में ले लिया। नशे में होने की वजह से साक्षी ने भी अपने आप को उसकी बाहों में ढील छोड़ा दिया था। फिर उस लड़के ने किसी को इशारा किया तो एक क्लिक की आवाज आई। आवाज सुनकर उस लड़के के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई और उसने धीरे धीरे अपनी उंगलियां साक्षी के होठों पर फेरना शुरू किया। उसकी उंगलियों की छुआन अपने होठों पर महसूस करके साक्षी कसमसाने लगी। साक्षी को कसमसाते देख उस लड़के ने धीरे से अपने होंठ उसके होठों पर रखे और उससे किस करने लगा। वो उसे बहुत रूडली किस कर रहा था, जैसे उसमें कोई फीलिंग ही ना हो। कुछ देर तक साक्षी ने कोई रिस्पांस नहीं किया, लेकिन फिर कुछ देर बाद अपने होंठ को किसी के होठों की गिरफ्त में पाकर साक्षी ने भी धीरे धीरे रिस्पांस करना शुरू कर दिया था। साक्षी का रिस्पांस पाकर उस लड़के ने एक बार फिर इशारा किया। उसका इशारा पाते ही उस कैमरे वाले ने एक बार फिर से उन दोनों की तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। जब उस लड़के ने देखा कि उसका काम हो गया है तो उसने साक्षी को ले जाकर वहीं बैठा दिया जहां वो बैठी थी और खुद जाकर अपने दोस्तों के पास बैठ गया। कहने को तो वो अपने दोस्तों के साथ बैठा था, लेकिन उसने अपनी पूरी नजर साक्षी पर ही रख रखी थी। कुछ देर बाद जब सोनम लड़खड़ाते हुए साक्षी के पास आई तो साक्षी सिर टेबल पर रखकर बैठी थी। सोनम ने लड़खड़ाते हुए ही साक्षी का फोन लेकर ड्राइवर को कॉल किया ताकि वो आकर उन्हें ले जा सके। कुछ देर में ड्राइवर आकर उन दोनों को संभाल कर ले गया। साक्षी के जाने के बाद उस लड़के ने अपने दोस्तों को जाने का बोलकर वो भी वहां से चला गया। उधर जब साक्षी घर पहुंची तो अर्चना जी उसका वेट कर रही थी। उन्होंने उसे देखा तो भागकर उसके पास पहुंची
और बोली घबराते हुए साक्षी आखिर ये सब क्या है, तुम तो कभी इतना नहीं पीती, फिर आज कैसे। साक्षी अपने पैरों पर झूल रही है, उसकी आंखें भी डगमगा रही थी, वह नशे में खिलखिलाती है और बोली धीमे स्वर में, मॉम आज मैंने सोनम से शर्त लगाई थी कि कौन ज्यादा पी सकता है, और अब तो अपनी बेटी को जानती ही है कि वो कभी नहीं हारती। अपनी माँ की गोद में गिरते ही साक्षी की हंसी सिसकियों में बदल जाती है। अर्चना जी ने उसे कसकर पकड़ लिया, उसमें अपने आंसू गिरने लगे। अर्चना दी फुसफुसाते हुए, बेटा मैं जानती हूँ ये शर्त तो बहाना है, तो आज इतनी इसलिए पी है ताकि तुम कुछ देर के लिए अपना दर्द भूल सको। साक्षी रोते हुए, मॉम आई एम सॉरी, मेरा आपको परेशान करने का कोई इरादा नहीं था, मैं तो बस सोनम को मनाना चाहती थी। अर्चना जी धीरे से साक्षी के बालों को सहलाती है और बोली धीरे से, बेटा तुम्हें इतनी पीने की जरूरत नहीं है। साक्षी फुसफुसाते हुए, मुझे पता है माँ, लेकिन मैंने बस सोचा कि इससे मुझे बेहतर महसूस होगा। कुछ देर तक साक्षी कुछ नहीं बोलती तो अर्चना जी समझ जीती है कि वो सो चुकी है। उन्होंने राशि को बुलाया और धीमे से बोली, तुम साक्षी को उसके कमर में जाओ। इधर वो लड़का उन तस्वीरों को देखकर खुश हो रहा था, तभी उसका एक दोस्त उसके कंधे पर हाथ रखकर थोड़ी भारी आवाज में बोला, यार देख जो तू करने वाला है, वो उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। चलिए थोड़ा इस लड़के के बारे में जान लेते हैं। इनका नाम है रेहान खन्ना, ये एक बिजनेसमैन का बेटा होता है जो अभी ये खुद चला रहा है। असल में रेहान बहुत ही जिंदा दिल लड़का है, उसको घूमना, पार्टियां करना, दोस्तों के साथ शर्त लगना बहुत पसंद होता है। तभी वो रेहान अपने दोस्त का हाथ हटाकर खुश होकर कहता है, ओ कम ऑन वेद, तुम जानते हो ना हम जो चाहते हैं उसे पाने के लिए ये तो बस एक छोटा सा धक्का है उस लड़की को। वेद फिर थोड़ा घबराकर बोलता है, यार मैं जानता हूँ कि तू मेरी बात नहीं मानेगा, लेकिन मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूँ कि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं है, वो तुझे धूधक तेरी इस बात के लिए तुझे सजा जरूर देगी। इस पर रेहान हंसकर जवाब देता है, तू कह रहा है कि वो मुझे ढूंढ कर सजा देगी? आर यू किडिंग मी? तुझे क्या लगता है मैं कोई चोरी कर रहा हूँ जो छिप कर करूँगा? मैं को ये काम खुलम खुला करूँगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर वेद भी वहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है तो कर जो तू कर रहा है, लेकिन एक बात मेरी जरूर याद रखना कि आज नहीं तो कल, लेकिन तुझे तेरी इस गलती का पछतावा जरूर होगा। वेद के जाने के बाद रेहान वो सारी तस्वीर किसी को भेजकर उससे सर्द आवाज में कहता है, परसों तक ये सारी फोटो मुझे वायरल चाहिए। अब मैं नहीं जानता कि तुम ये कैसे करते हो। ये सुनकर उधर से डरी हुई आवाज आई, ओके सर आपका काम हो जाएगा। रेहान उसी टोन में बोला, गुड काम हो ही जाना चाहिए, नहीं तो तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। ये सुनकर उधर से आवाज आई, ओके सर। फिर फोन कट हो गया। कुछ देर बाद जब रेहान सोने की कोशिश कर रहा था, तब बार बार उसे साक्षी की वो बंद आंखें और गुलाबी होठ नजर आ रही थी। फिर उसने झलाकर किसी को फोन किया और चिकर बोला, अगले 15 मिनट में मुझे मेरे कमरे में एक लड़की चाहिए। उधर से आवाज आई, ओके सर। 15 मिनट बाद एक लड़की जिसने काफी ट्रांसपेरेंट नाइटी पहनी थी, वो रेहान के कमरे में आई और प्यार से उसके चेहरे पर अपनी उंगली फेरने लगी और सडक्टिवली बोली, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरी याद इतनी जल्दी आ जाएगी। ये सुनकर रेहान ने उस लड़की को अपने नीचे दबाया और कोल्डली कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें बुलाता हूँ? मुझे तो सिर्फ एक लड़की चाहिए होती है जो तुम हो, समझी? ये कहकर रेहान उसे रूडली किस करने लगता है। कुछ देर बाद दोनों रे कपड़े बेड के चारों तरफ बिखरे थे। अगली सुबह जब साक्षी सोकर उठी तो उसे अपना सिर काफी भारी लग रहा था। तभी अर्चना जी नींबू पानी लेकर आई और ठंडे सुर में बोली, लो इसे पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। साक्षी ने चुपचाप गिलास लिया और पीने लगी। तभी अर्चना जी चिंतित होकर बोली, क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं जो कल रात क्या हुआ था? साक्षी कसमसाते हुए, मैंने कुछ गड़बड़ी की है क्या? अर्चना जी चिंतित होकर, हाँ सच में नशे में धुत होकर घर आई थी, क्या तुम मुझे बताओगे क्या हुआ? साक्षी शर्मिंदा होकर, मॉम मैंने आपको बताया तो था कि मैं सोनम के जा रही हूँ, फिर उसमें मुझे शर्त लगा ली थी और फिर मैंने अपना कंट्रोल खो दिया। अर्चना जी ने प्यार से साक्षी के सिर पर हाथ फेरा और बोली, देखो बेटा, मैं समझती हूँ कि कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन जिम्मेदारी नाम की भी कोई चीज होती है ना। अच्छा अब बताओ, तुम ठीक महसूस कर रही हो ना? साक्षी शर्मिंदा होकर, मॉम मैं वादा करती हूँ कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। अर्चना जी ने प्यार से कहा, अच्छा ठीक है, अब चलो नाश्ता कर लो। साक्षी उठकर वॉशरूम में चली गई और अर्चना जी नीचे चली गई।
साक्षी बाथरूम में शावर के नीचे खड़े होकर बस कल रात्रे बारे में ही सोच रही, लेकिन ज्यादा नशा होने के कारण उसे कुछ भी याद नहीं था। उसने अपने दिमाग पर ज्यादा जोर न डालते हुए सोचा कि शायद सोनम को कुछ याद हो, वैसे भी वो साथ ही थी। वो तैयार होकर नीचे आई तो नाश्ता रेडी था। वो बैठकर नाश्ता करने लगी, तभी उसने सोनम के बारे में सवाल किया। मॉम, सोनम ठीक से घर तो चली गई थी ना? अर्चना जी बोली, हो बेटा, ड्राइवर तुम्हें घर लाने से पहले उसे छोड़कर आया। वैसे तुम्हारा फोन कहाँ है? अभिषेक सुबह से मुझे तुम्हारे लिए कई बार फोन कर चुका है। अर्चना जी की बात सुनकर साक्षी को भी रियलाइज हुआ कि उसने भी सुबह से अपना फोन नहीं देखा है। फोन ढूंढने के लिए उसने अर्चना जी के फोन से अपने फोन पर फोन किया तो उधर से एक आदमी की आवाज आई। वो बोला, हेलो साक्षी मैम, मैं राजेश बोल रहा हूँ। वो कल आप अपना फोन गाड़ी में भूल गई थी। ये सुनकर साक्षी ने सर्द आवाज में कहा, मेरा फोन लेकर अंदर आओ। ये कहकर उसने फोन कट कर दिया। कुछ देर बाद राजेश फोन लेकर अंदर आया तो साक्षी ने उससे फोन लेकर सोनम को कॉल की और ठंडे सुर में बोली, सोनम, अगर तेरी सुबह हो गई है तो मुझे मेरे ऑफिस में आकर मिल, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। सोनम अलसाए आवाज में बोली, यार साक्षी, तूने कल मुझसे भी ज्यादा ड्रिंक की थी और तू इतनी जल्दी सुबह उठकर ऑफिस जा रही है, लेकिन सब तेरी तरह नहीं होते ना। मैंने कल बहुत ड्रिंक की थी तो मुझे अभी टाइम लगेगा होश में आने में। साक्षी ठंडे सुर में बोली, ठीक है, जब होश में आ जाए तो मेरे ऑफिस आ जाना। सोनम ने बिना कोई जवाब दिए कॉल कट कर दिया। इधर रेहान जब सोकर उठा तब उसने देखा वो लड़की अपनी उंगलियां उसके चेहरे पर फिरा रही था। ये देखकर रेहान को गुस्सा आ गया। वो बोला, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे ये हरकत बिल्कुल नहीं पसंद है। वो लड़की थोड़ा सडक्टिवली बोली, और मैंने भी तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं जब भी तुम्हारा ये चेहरा देखती हूँ मेरे हाथ मेरे ही काबू में नहीं रहते। उसकी ये बकवास सुनकर रेहान ने चिकर कहा, तुम यहाँ से उठो और अपने कपड़े समेटकर यहाँ से निकलो। रेहान की बात सुनने के बाद भी वो लड़की रेहान के चेहरे पर उंगलियां फेरते हुए सडक्टिवली बोली, कम ऑन बेबी, तुम कितनी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, चलो ना एक बार फिर करते हैं। इतना सुनकर रेहान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो उसे झंझोड़कर गुस्से से बोला, मैंने कहा अपना सामान समेटे और इस कमरे से निकले, और शायद मुझे तुम्हारे मैनेजर को बोलना पड़ेगा कि आइंदा अगर तुम मुझे यहाँ दिखी तो ना उसको दुनिया देखने लायक छोड़ूंगा ना तुम्हें। रेहान की इतनी कड़वी बातें सुनकर वह लड़की उठी, अपना सामान समेटा और उसे कमरे से निकाल गई। उस लड़की के जाने के कुछ देर बाद डोर पर किसी ने नॉक किया तो रेहान झल्लाकर बोला, आज सबने मिलकर मुझे परेशान करने का डिसाइड किया क्या? रूम के बाहर से किसी की डरी हुई आवाज आई, सर, वो वेद सर आए हैं, उन्होंने आपको बुलाने के लिए कहा है। वेद का नाम सुनकर रेहान ने जवाब दिया, तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। उधर जब साक्षी ऑफिस पहुंच चुकी थी, वो अपने केबिन में जैसे ही इंटर हुई, अभिषेक वहां आकर बोला, दी आप कहाँ थी? आप भूल गई, आज आपकी मिस्टर कुमार के साथ मीटिंग थी। अभिषेक की बात सुनकर साक्षी बोली, मैं जानती हूँ मेरी मीटिंग है, तुम मुझे डील की फाइल्स ला कर दो। अभिषेक थोड़ा फिल्मी अंदाज में बोला, दी आपको जानकर हैरानी होगी कि आज मैंने मीटिंग की सारी तैयारी खुद पहले से ही कर ली है। ये सुनकर साक्षी थोड़े ठंडे सुर में बोली, अगर तैयारी तुमने की है तो तुम एक बार और चेक कर लो, अगर मुझे कोई भी गड़बड़ मिली तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं इस बार तुम्हारे साथ क्या करूंगी। अभिषेक साक्षी को उठाते हुए बोला, ओके दी, अब आप चलिए भी, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। 1 घंटे बाद साक्षी अपने केबिन में आई तो सोनम पहले से ही वह उसका वेट कर रही थी। वो नींबू पानी पीते हुए बोली, यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तू इतनी चिल कैसे है, तूने तो मुझसे ज्यादा पी थी, मेरा तो सुबह से सिर घूम रहा है और तू यहाँ मीटिंग अटेंड कर रही है। साक्षी उसके सामने बैठते हुए बोली, यार तू ये सब छोड़ और मुझे ये बता, क्या तुझे कल रात का कुछ याद है? सोनम अपना सिर पकड़कर बोली, नहीं यार, कुछ भी याद नहीं है, और अगर कुछ याद भी है तो सब धुंधला है। साक्षी, ओ गॉड, मेरा सर यह सोच सोच कर फटा जा रहा है कि कल रात हम लोगों ने क्या किया। सोनम, वैसा ना, मेरा फोन फोटो से भरा हुआ है, लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैंने इन्हें कब लिया था। साक्षी बोली, ला मुझे दिखा फोटोज, शायद उनसे ही कुछ पता चल जाए। सोनम ने साक्षी को फोन दिया था। साक्षी फोटोज देखना लगी। उन सभी फोटोज में कुछ भी नहीं था। ज्यादातर फोटोज सोनम ने सेल्फी ली थी और कुछ में बार काउंटर की फोटोज थी तो किसी में किसी वाटर की फोटोज। साक्षी सोनम का फोन टेबल पर रखते हुए बोली, यार इनमें से किसी में भी कुछ भी काम का नहीं है, हम एक काम
करते हैं कि हम दोनों को जितना जितना याद है उसे जोड़कर देखते हैं। सोनम ने भी सिर हिलकर कहा, हो ठीक है, मुझे याद है कि मैं गाना चेंज करवाने के लिए डीजे के पास गई थी और जब मैं वापस आई थी तब तू टेबल पर सिर रखकर बैठी थी। साक्षी सिर खुजाते हुए बोली, यार तुझे इतना तो याद है, लेकिन मुझे तो सिर्फ ये याद है कि हमने बैच ड्रिंक की थी और शायद मैंने किसी के साथ डांस किया था। सोनम उठकर टेबल पर चढ़ते हुए बोली, वैसे किसके साथ डांस किया था, लड़का या लड़की? साक्षी चिढ़कर बोली, अगर मुझे पता होता कि मैंने डांस लड़के के साथ किया है या लड़की के साथ तो मैं अब तक उसका पता नहीं लगा लेती। अरे मुझे कुछ भी याद नहीं है। सोनम खड़े होकर चिल्लाकर बोली, यार हम ये कैसे भूल सकते हैं, क्यों ना हम उस बार की फुटेज निकलवा ले, वैसे भी तेरे तो काफी कांटेक्ट है, तेरे लिए तो ये काम मुश्किल नहीं है। सोनम की बात सुनकर साक्षी ने हॉ में सिर हिलाते हुए कहा, हो यार हम वह की फुटेज देख सकते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा। तुम रोको, मैं अभी उस बार के ओनर को कॉल करती हूँ। फिर साक्षी ने अभिषेक को बुलाकर कहा, मुझे 5 मिनट्स में यंगस्टर बार के ओनर का नंबर लाकर दो। बा का नाम सुनकर अभिषेक की आंखों में चमक आ गई। वो एक्साइटेड होकर बोला, दी आप लोग क्या पार्टी करने जा रहे हो? क्या मैं भी चल सकता हूँ आप दोनों के साथ? अभिषेक की बात सुनकर सोनम हंसकर बोली, अभी वैसे तू भी कम नहीं है, तुझे भी पार्टी करने का मौका चाहिए बस। सोनम की बात सुनकर अभिषेक थोड़ा मुस्कुराकर बोला, क्या दी आपको तो पता ही है साक्षी दी मुझसे कितना काम करवाती है, तो बस जब मौका मिलता है तो मैं पार्टी कर लेता हूँ। अभिषेक और सोनम की बकवास सुनकर साक्षी थोड़ा गुस्से से बोली, मैंने तुमसे कहा उस बार के ओनर का नंबर लाकर दो, मैंने पार्टी की कोई बात नहीं कही है। साक्षी का गुस्सा देखकर अभिषेक केबिन से चला गया। 5 मिनट में अभिषेक फोन नंबर लेकर केबिन में आया। वो अपने आप को शाबाशी देते हुए बोला, वेल डन, अभी जो काम करने में लोगों को इतना टाइम लगता है वो काम तूने 5 मिनट में कर दिया। साक्षी उसकी ओवर एक्टिंग देखकर बोली, अगर तुम्हारा हो गया हो तो इन्फॉर्मेशन यह रखो और जाकर काम करो। साक्षी की बात सुनकर अभिषेक चिढ़कर बोला, दी आप कभी मेरी तारीफ नहीं कर सकती ना। साक्षी प्यार से बोली, तुम टेंशन मत लो, जब कुछ बड़ा करोगे ना तो मैं ही तुम्हारी सबसे ज्यादा तारीफ करूंगी। अभिषेक छोड़कर वह फाइल रखकर चला जाता है। फिर साक्षी बा के ओनर को कॉल करती है। इधर जब रेहान वेद के पास आता है तो रेहान मजाकिया अंदाज में कहता है, भाई ऐसा भी क्या हो गया जो इतनी सुबह सुबह मुझे मिलने आना पड़ा? रेहान की बात सुनकर वेद भी मजाक करते हुए बोला, इतनी सुबह भी नहीं हो रही है, अगर आप देखें तो 11:00 बज रहे हैं और किसी भी हाल में सुबह तो नहीं हो रही है। और वैसे भी मैं यहाँ तुझे विशाल के बारे में बात करने आया हूँ। विशाल का नाम सुनकर रेहान सीरियस होते हुए बोला, क्या हुआ, विशाल ने क्या किया? वेद, अरे भाई वह डील साइन नहीं कर रहा है। रेहान ठंडे स्वरों में बोला, क्यों नहीं कर रहा है वो डील साइन? मैंने तो काम कर दिया है ना। वेद बोला, भाई वो कह रहा है जब तक वो लड़की पूरी तरह बर्बाद नहीं हो जाती तब तक वो डील साइन नहीं करेगा। रेहान गुस्से से बोला, अरे कल तक वो बर्बाद भी हो जाएगी। वेद परेशान होके हुए बोला, भाई देख, तू मेरी बात समझने की कोशिश कर, देख तू जो उस लड़की के साथ कर रहा है वो गलत है। रेहान थोड़ा चिढ़कर वेद से बोला, देखो तुम नहीं जानते कि मैं उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो बेहतर होगा कि तुम इस बारे में ना बोलो, मुझे भी बार बार अच्छा नहीं लगता तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव करना। रेहान की ऐसी बातें सुनकर वेद भी गुस्से से वहां से चला गया था। वेद के जाने के बाद रेहान ने उसी रिपोर्टर को कॉल किया और उससे सर्द आवाज में कहा, मैंने तुमसे जो काम कहा था, वो जो मैंने तुम्हें काम कहा था वो अब मुझे कल नहीं बल्कि आज रात तक पूरा चाहिए। उधर से वो रिपोर्टर थोड़ा हड़बड़ाकर बोला, लेकिन सर मैं इसके आगे वो कुछ बोलता तभी रेहान गुस्से से बोला, मैंने तुमसे कहा कि मुझे रात तक पूरा काम चाहिए, अब मैं नहीं जानता कि तुम वह काम कैसे करते हो। उधर जब साक्षी ने बा के ओनर को कॉल किया तो वो ठंडे सुरों में बोली, हेलो मिस्टर हेमंत, वो मैं साक्षी सिंघानिया बात कर रही हूँ, वो मैं कल रात की सिक्योरिटी फुटेज देखना चाहती हूँ। उधर से हेमंत बोले, यस मैम, मैं आपको फुटेज तो दिखा सकता हूँ, लेकिन मैम वो अभी टेक्निकल इशू होने की वजह से मैं आपको आज फुटेज नहीं दिखा सकता। साक्षी सर्द आवाज में बोली, ओके तो मैं आपको 1 दिन का टाइम देती हूँ, कल तक फुटेज मिल जानी चाहिए। हेमंत हड़बड़ाकर बोला, लेकिन मैं वह कुछ बोलना है उसे पहले ही साक्षी कर में बोली, देखो मैंने कहा मुझे फुटेज चाहिए, वो भी कल तक मतलब चाहिए, और अगर नहीं मिली फिर जो उसके आगे होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। फिर साक्षी ने कॉल कट कर दी।
साक्षी के कॉल कट करने के बाद सोनम ने उसे तुरंत उसका हाथ पकड़कर पूछा, यार क्या कहा, वो कब तक फुटेज देगा? साक्षी उसके हाथ पर हाथ रखकर बोली, मैंने उससे कह दिया है, वो कल तक फुटेज जरूर दे देगा, और नहीं देगा तो तुझे पता है मैं उसका क्या करूंगी। सोनम बोली, चल ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मेरी भी मीटिंग है, मैं तुझसे रात को मिलती हूँ। वो बाय बोलकर वहां से चली गई। शाम को जब रेहान अपने ऑफिस के केबिन में बैठकर किसी फाइल को पढ़ रहा था तभी विशाल का कॉल आया। उसने जब फोन पर विशाल नाम फ्लैश होते देखा तो वो चिढ़कर बोला, अब ये मुझे क्यों फोन कर रहा है, मैंने इससे रात तक के लिए बोला था। उसने कॉल पिक की तो उधर से विशाल बोला, और भाई रेहान कहाँ तक पहुंची डील की बात तुम जानते हो ना, अगर साक्षी सिंघानिया रब्बाद नहीं हुई तो तुम्हें ये डील बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। रेहान पूरे एटीट्यूड के साथ बोला, लिसन मी वेरी केयरफुली विशाल, तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि मैं उसके साथ ये सब इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे ये डील चाहिए। इस डील को हासिल करने के मेरे पास बहुत से तरीके और भी है, तो इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना कि मैं ये सब तुम्हारे कहने पर कर रहा हूँ। रेहान की बात सुनकर विशाल चिढ़कर बोला, मुझे तुम्हारी इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि तुम ये काम किसके लिए कर रहे हो और किसके लिए नहीं। मेरी बात क्लियर है, अगर तुम कल तक साक्षी सिंघानिया को बर्बाद कर देते हो तो तुम्हारे साथ वो डील होगी, अदरवाइज इस डील के लिए मेरे पास लोगों की कमी नहीं है। रेहान भी थोड़ा एटीट्यूड के साथ बोला, तुम मुझे कल सुबह तक का क्या टाइम देते हो, मैं कल का सूरज निकलने से पहले ही उसकी रब्बादी का जश्न देखना चाहता हूँ। फिर रेहान कॉल कट कर दी। कुछ देर बाद रेहान के पास उसी रिपोर्टर का कॉल आया। वो बोला, सर आपका काम हो गया है, मैंने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फोटोज पोस्ट कर दी है, अब आप मेरी पेमेंट करा दीजिए। उसकी बात सुनकर रेहान एक्साइटेड होकर बोला, गुड, और तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी पेमेंट हो जाएगी। कॉल कट करके रेहान ने सोशल मीडिया चेक किया तो हर जगह साक्षी और उसकी ही फोटोज थी। किसी फोटो में वो एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर डांस कर रहे थे तो किसी में दोनों किस कर रहे थे। रेहान ने बड़ी होशियारी से हर वो में अपना चेहरा छिपा दिया था ताकि किसी को भी ये ना पता चल सके कि फोटो में साक्षी के साथ कौन है। फोटोज देखकर रेहान मुस्कुराकर बोला, अब तो बस मुझे कल सुबह के सूरज का इंतजार है। उधर साक्षी अपने ऑफिस की मीटिंग रूम में कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड कर रही थी, तभी उसके फोन पर सोनम का कॉल आया। साक्षी ने फोन न उठाकर फोन को साइलेंट करके मीटिंग को कंटिन्यू किया। कुछ देर बाद जब मीटिंग खत्म हुई तो साक्षी और क्लाइंट दोनों हाथ मिलाकर बाहर है, तभी सोनम भी ऑफिस में हौंसते हुए आई और साक्षी का कंधा पकड़कर बोली, यार तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है। सोनम को आया देख साक्षी ने उन क्लाइंट को एक्सक्यूज किया। सोनम को कोने में ले जाकर धीमी आवाज में बोली, यार ऐसा भी क्या हुआ है जो मैंने तेरा फोन नहीं उठाया तो तू ऑफिस ही आ गई। सोनम साक्षी का हाथ पकड़कर बोलती है, तुझे बाहर की दुनिया का कुछ पता है कि नहीं कि बाहर क्या हो रहा है। साक्षी चिढ़कर उसका हाथ झटकर कहती है, यार देख मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ कल रात को लेकर, अब तुम मेरी परेशानी और मत बढ़ा, सीधे सीधे बता क्या हुआ है। सोनम ने साक्षी को किस बात का कोई जवाब नहीं दिया बल्कि अपने फोन में सोशल मीडिया खोलकर वह फोटो साक्षी को दिखाकर बोली, यार तो इन फोटो को देख, मेरे किसी दोस्त ने मुझे ये भेजी है और सिर्फ यही नहीं है और भी बहुत सारी है। साक्षी ने सोनम के हाथों से फोन लिया और स्वाइप करके फोटो देखने लगी। वो चौंक कर बोली, यार ये सारी फोटो तो कल रात की है और इन साफ देख रहा है कि मैं पूरी ड्रंक हूँ। सोनम साक्षी की बात काटते हुए बोली, और तुझे पता है ये फोटोज किसी एक अकाउंट से नहीं बल्कि न्यूज चैनल वालों ने अपने अकाउंट से पोस्ट की गई है, जिससे हम उस आईपी एड्रेस भी पता नहीं कर सकते। साक्षी तो सोनम की कोई भी बात नहीं सुन रही थी, वो तो बस उन फोटो को ध्यान से देख रही थी। साक्षी से कोई जवाब ना पाकर सोनम ने उसे हिलाकर कहा, यार तू मेरी बात सुन भी रही है कि नहीं। साक्षी उसे रोकर बोली, यार तूने ये सारी फोटो में एक बात पर गौर किया कि इन सभी में मैं तो अच्छे से दिख रही हूँ, लेकिन किसी भी फोटो में इस लड़के का चेहरा नजर नहीं आ रहा है। सोनम ने साक्षी के कहने पर सभी फोटोज को दोबारा ध्यान से देखा और हैरान होकर बोली, हो यार किसी में भी लड़के का चेहरा नहीं है। इसे पता चलता है कि किसी ये सब जानबूझकर किया, कोई तुझे बदनाम करने की कोशिश करना चाहता है। कुछ देर बाद वो लोग साक्षी के केबिन में बैठकर वो उन फोटोज के बारे में एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी साक्षी खड़े होकर गुस्से से कहती है, अब मुझे समझ आ रहा है कि वो बाओना मुझे फोटोज दिखाने में
इतना ड्रामा क्यों कर रहा था, जरूर उसे किसने इस काम के लिए पैसे दिए होंगे। सोनम भी उठ होकर बोली, यार अगर ऐसा है तो हमें जल्द से जल्द बा में जाकर ओनर से बात करनी होगी। साक्षी ने तभी उस ओनर को कॉल किया और सर्द लहजे में बोली, लिसन मिस्टर हेमंत, मैं अभी आपके बा में आ रही हूँ और मुझे आप वहाँ मौजूद चाहिए। साक्षी की बात सुनकर हेमंत जी हकलाते हुए बोले, लेकिन मैम वो मैं अभी मीटिंग में हूँ, आप सुबह आ जाएगा। उसकी बात सुनकर साक्षी चिल्लाकर बोली, मैंने आपसे कहा मैं आ रही हूँ तो आपको वहाँ होना चाहिए, वरना शायद आप फिर कभी अपने बा को ना देख पाए। ये कहकर साक्षी ने कॉल कट कर दी और केबिन से निकलकर जाने लगी। सोनम भी उसके पीछे भागते हुए आई और बोली, यार मेरे लिए तो रोक। उधर रेहान और विशाल रेहान के केबिन में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी विशाल रेहान के कंधे पर हाथ रखकर खुश होकर बोला, यार मैं तुझे मान गया, तूने जो कहा था वो कर दिखाया। हम कल सुबह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी डील के बारे में अनाउंस कर देंगे। रेहान भी अपनी सर्द आवाज में बोला, ओके ठीक है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे ही होटल में होगी। विशाल इस समय काफी खुश था, उसने अपना 2 साल पूर्व बदला जो ले लिया था, इसलिए वो बोला, ठीक है यार, जैसा तू कहे। इधर जब साक्षी और सोनम ऑफिस के बाहर पहुंची तो देखा मीडिया के सभी रिपोर्टर उसका इंटरव्यू लेने के लिए ऑफिस के बाहर काफी भीड़ लगाकर खड़े थे। उन्हें देखकर सोनम चिढ़कर बोली, एक तो कुछ होता नहीं है कि ये लोग अपने माइक लेकर लोगों के पीछे पीछे भागने लगते हैं। इतना कहकर वो साक्षी का हाथ पकड़कर उसे कार की तरफ ले जाते हुए बोली, तू चल, इनका तो यही काम है। लेकिन साक्षी उसका हाथ झटककर बोली, नहीं यार, जब मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो मैं मुंह छुपाकर क्यों भागूं, मेरी तो कोई गलती नहीं है ना इसमें। तू मैं तो इनसे बात करूंगी, और वैसे भी आज जहां मैं हूं वो इन लोगों और अपनी मेहनत की वजह से ही हूं। इतना कहकर साक्षी उन लोगों के पास आ गई। साक्षी सोनम का हाथ झटककर पीछे वाले दरवाजे से ना जाकर सामने वाले दरवाजे की तरफ से जाने लगी तो सभी रिपोर्टर ने उसे घेर लिया था। सभी रिपोर्टर उसे सवाल पूछने लगे। सभी के साथ में बोलने से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी साक्षी ने थोड़ा चिल्लाकर बोला, गाइस प्लीज 1 बाय 1 सवाल कीजिए, मैं सबके सवालों के जवाब दूंगी। तभी एक रिपोर्टर ही, साक्षी मैम आई होप कि आप ठीक, लेकिन मैं आपसे आपकी उन इंटेंस फोटो के बारे में बात करना चाहता हूं जो हाल ही में वायरल हुई हैं। क्या आप मुझे उनके बारे में और बता सकती हैं? साक्षी ने मुस्कुराकर जवाब देते हुए बोली, हॉल हाँ, वो तस्वीरें अनएक्सपेक्टेड थी, मुझे याद है वो तब ली गई है जब मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। साक्षी के इतने नॉर्मल जवाब देने से एक रिपोर्टर ने सवाल किया, मैम आपको नहीं लगता कि आपकी ऐसी तस्वीर वायरल होने से आपकी कंपनी और आपकी रेप्यूटेशन पर गलत असर पड़ेगा? साक्षी ने कॉन्फिडेंट होकर जवाब दिया। वो बोली, देखिए मुझे नहीं लगता कि इन सब मुझे कुछ खास फर्क पड़ेगा, और रही बात मेरी कंपनी की, तो मैंने अब तक इतनी मेहनत की है कि शायद ही अब कोई चीज मेरी कंपनी में कोई भी बदलाव ला सके। साक्षी के जवाब को सुनकर एक रिपोर्टर बोला, मैम मैं कहना चाहूंगा कि इस परिस्थिति में भी बहुत कॉन्फिडेंट है, अगर कोई और लड़की होती तो जरूर हमें इंटरव्यू नहीं देती। उस रिपोर्टर की बात सुनकर साक्षी मुस्कुराकर बोली, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका इस परिस्थिति से क्या मतलब है? उन फोटोज में ऐसा भी कुछ नहीं है कि मैं जाकर अपने आप को कमरे में बंद कर लूं और आप मुझे बताइए कि मेरी जगह किसी लड़के की फोटोज ऐसे वायरल होती तो भी क्या आप लोग उससे ऐसे ही सवाल करते? ये बोलकर वो रिपोर्टर को देखने लगी जो जवाब देने की जगह एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। तभी साक्षी मुस्कुराकर उनको ताने मारते हुए कहती, लेट इट बी गाइस, ये बात अब लोग भी जानते हैं कि आज हमारे यहाँ सिर्फ लड़कियों से ही ऐसे सवाल करते हैं। अगर कोई लड़का ऐसा करे तो उसे सिर्फ प्लेबॉय कहकर बात वहीं पर खत्म कर दी जाएगी। एम आई राइट? उनको कुछ जवाब ना देते देख साक्षी वहां से जाते हुए बोली, चलिए अब आप लोगों से तभी मुलाकात होगी जब मैं उस इंसान को ढूंढ निकालूंगी जिसने ये हरकत की है। ये कहकर वो सोनम के साथ कार में बैठ गई तो सोनम उसके कंधे पर थपथपाकर शाबाशी देते हुए बोली, यार तूने तो कमाल ही कर दिया, उन लोगों की बोलती ही बंद कर दी, उन लोगों का मुंह तो देखने लायक था। साक्षी का मूड पहले से ही खराब था। वो उसका हाथ अपने कंधे पर से हटाकर बोली, शट अप सोनम, तो क्यों बकवास कर रही है? फिर उसने ड्राइवर को बोला, यंगस्टर बात चलो जल्दी। वहीं रेहान भी अपने केबिन में बैठकर साक्षी का इंटरव्यू देखकर मुस्कुराकर बोला, आई लव योर एटीट्यूड मैडम, मुझे मजा आएगा तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाने में। तभी उसका पीए डॉ नोक करके अंदर आया और बोला, सर वो क्लाइंट्स मीटिंग के लिए वेट कर रहे हैं।
रेहान उसे देखकर अस्त आवाज में बोला, तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। उधर जब साक्षी बा पहुंची तो हेमंत जी इधर से टेंशन में इधर से उधर घूम रहे थे। वो साक्षी को आते देख उसके पास जाकर थोड़ा परेशान होते हुए बोले, मैं आप तो कमाल करती है, ऐसे कोई मिलने के लिए आता है क्या? उसकी बात सुनकर साक्षी उसे घूरकर बोली, क्या आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे कि आपसे किसने कहा कि मैं आपसे मिलने आई हूँ? मुझे तो इस बार की कल रात की फुल फुटेज देखनी है। ये सुनकर हेमंत जी हकलाते हुए बोले, मैंने आपको कहा था कि कल तक आपको फुटेज मिल जाएगी। साक्षी गुस्से से बोली, मैंने कहा मुझे अभी देखनी है, तो जो भी आपके इश्यू है वो आप अभी सॉल्व कीजिए, मैं यही बैठकर आपका वेट करती हूँ। साक्षी की बातें सुनकर हेमंत जी समझ चुके थे कि अब वो कुछ भी करके उसे नहीं रोक सकते, इसलिए वो बोला, ओके मैम आप वेट कीजिए, मैं कोशिश करता हूँ। उसकी बात सुनकर साक्षी चिढ़कर बोली, मुझे कोई कोशिश नहीं चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए और अब जल्द से जल्द मुझे फुटेज लाकर दीजिए, नहीं तो मैं खुद नहीं जानती कि अभी मैं क्या कर सकती हूँ। ये सुनकर हेमंत जी मैनेजर के साथ वहां से चले गए। आधी रात हो चुकी थी लेकिन साक्षी बार में ही मौजूद थी। वो वेट कर रही थी कि कब उसे फुटेज देखने को मिले और वो ये जान सके कि किसने उसके साथ ऐसा किया है। तभी अर्चना जी ने भी साक्षी को कॉल किया और थोड़ा परेशान होकर बोली, बेटा तुम कहो हो इतना लेट हो गया है, तुम अब तक घर नहीं आई। अर्चना जी परेशान देख साक्षी उन्हें शांत करके बोली, मॉम आप परेशान मत होइए, मैं आ जाऊंगी, अभी बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ। ये सुनकर अर्चना जी बोली, ठीक है, वैसे भी तुम्हें कुछ कहने का फायदा नहीं है। ये सुनकर साक्षी ने भी मुस्कुराकर कॉल कट कर दी। कुछ देर बाद साक्षी ने एक वेटर को बोला, जाओ जाकर हेमंत जी को बुलाकर लाओ। थोड़ी देर बाद जब हेमंत आए तो साक्षी अस्त लहजे में बोली, तो बताए मिस्टर हेमंत काम कहाँ तक पहुँचा? हेमंत जी बोले, मैम काम हो गया है, मैं भी आपको बुलाने ही आ रहा है। फिर वो दोनों और सोनम फुटेज देखने के लिए चले गए। साक्षी जाकर उस टाइम का फुटेज ला गया जब वो और सोनम बार में आए थे। फुटेज में साफ नजर आ रहा था किस तरह पहले वो लोग पूरे ड्रंक हो गए थे और फिर जब सोनम गाने बदलवाने गई थी तब एक लड़के ने आकर साक्षी से डांस के लिए पूछा था और फिर उसे ले जाकर डांस करने लगा। फिर जब सबकी नजरों से छिपाकर साक्षी को ले जा रहा था तब उस लड़के का चेहरा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। उसका चेहरा देखकर सोनम तुरंत उछलकर बोली, यार ये तो रेहान खन्ना है, फेमस बिजनेस टाइकून। सोनम की बात सुनकर साक्षी उसे देखकर बोली, तू इसे जानती है? सोनम बोली, हो यार, इसे कौन नहीं जानता, इसका इंटरव्यू तो कई बार मेरी मैगजीन ने भी पब्लिश किया है। सोनम की बात सुनकर साक्षी ने तुरंत अभिषेक को कॉल किया। उधर से अभिषेक की अलसाई आवाज आई। वो बोला, क्या दी रात में तो सोने दो मुझे। उसकी बात सुनकर साक्षी बोली, मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे अभी के अभी रेहान खन्ना की सारी डिटेल्स चाहिए। वो अभी किसके साथ काम कर रहा है या करने वाला, सब मुझे जानना है। अभिषेक से बात करके साक्षी ने सोनम से कहा, यार तो घर जा, मैं भी घर के लिए निकल रही हूँ, मॉम भी वेट कर रही है। साक्षी की बात सुनकर सोनम हो में सिर हिलाकर बोली, ठीक है यार, फिर तू मुझे घर छोड़कर अपने घर निकल जाना। सोनम से बात करने के बाद साक्षी हेमंत जी की तरफ मुड़कर बोली, थैंक यू हेमंत जी, आपने मेरी काफी मदद की। हेमंत जी मुस्कुराकर कहा, थैंक यू की क्या बात है मैम, आपकी मदद करना तो मेरा सौभाग्य था। फिर साक्षी और सोनम वहां से चले गए। साक्षी ने सोनम को घर छोड़ा और खुद घर आ गई। पहले वो अर्चना जी के रूम में गई और उन्हें सोता देख फिर वो अपने रूम में जाकर फ्रेश होकर बेड पर बैठी ही थी कि अभिषेक का कॉल आया। वो उबासी लेकर बोला, दी मैंने उस खन्ना के बारे में जानने की काफी कोशिश की, लेकिन मुझे उसके बारे में बस इतना ही पता चला कि वो और विशाल का एक डील साइन कर रहे हैं। और दी आपको जानकर हैरानी होगी, ये विशाल वही है जिसने हमारे साथ 2 साल पहले फ्रूट किया था और अपने उसे जेल की हवा खिलाई थी। अभिषेक की बात सुनकर साक्षी को इतना तो समझ में आ गया था कि उसके साथ ये सब करने में रेहान के साथ विशाल भी शामिल है। वो अपनी सोच में ही गुम थी कि अभी फिर से बोला, दी और ये डील कल ही रेहान के होटल सनशाइन में ही साइन होगी। साक्षी ने ये बात सुनकर कहा, ओके ठीक है, अब इसके आगे मैं खुद ही देख लूंगी। ये कहकर उसने कॉल कट कर दी। उधर अभिषेक कुछ बोलने ही वाला लेकिन कॉल कट हो गई। वो चिक बोला, एक तो दी अपनी बात करके कॉल कट देती है, दूसरे की कभी सुनती ही नहीं है। अभिषेक से बात करके साक्षी ने सोर्स यूज करके डील की टाइम का पता लगा लिया था, क्योंकि अब साक्षी ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो उन दोनों को उनकी गलती के लिए सबक सिखाना ही होगा। विंकिंग फेस।
12 बजे रेहान का रूम। रेहान कल रात पार्टी करके देर से सोया था तो अभी तक काफी गहरी नींद में था, तभी उसे पीयूष पीए का कॉल आया। कॉल उठाकर वो अलसाई आवाज में बोला, पीयूष ऐसा भी क्या हुए जो इतनी सुबह कॉल किया है। उसकी बात सुनकर पीयूष थोड़ा हंसकर बोला, सर दोपहर के 12 बज रहे हैं। ये सुनकर रेहान सिर पकड़कर अपने बेड पर बैठ गया और बोला, ओके अब तुम ये बताओ कि कॉल क्यों किया है। पीयूष बोला, सर आप होटल कब तक आएंगे। वो विशाल सर आ चुके हैं तो वो आपके बारे में पूछ रहे हैं। ये सुनकर रेहान बोला, मैं आधे घंटे में आता हूँ। रेहान घूमने वाले कांच के दरवाजों से गुजरता हुआ होटल पहुंचा। उसका आत्मविश्वास उसके चेहरे पर साफ झलकता है। उसने अपनी निगाहों को दौड़ाया और विशाल को स्टेज रे पास खड़ा पाया। विशाल की तीखी निगाहें रेहान पर टिक जाती हैं जब वे दोनों लॉबी के बीच में मिलते हैं। विशाल हाथ बढ़ाकर गर्मजोशी से मिलते हुए मुस्कुराकर कहता, यार तू कहा था, मैं कब से तेरा वेट कर रहा हूँ। रेहान भी हाथ मिलाकर मुस्कुराकर कहता, अरे यार कहीं नहीं, वो बस उठने में थोड़ा लेट हो गया था। वहां से वो दोनों एक प्राइवेट रूम की तरफ चले जाते हैं। रूम के अंदर विशाल की बात सुनकर रेहान हैरानी से कहता है, विशाल तुम ये कैसे कर सकते हो। मैंने तो तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम काफी ऑनेस्ट हो, लेकिन अब तुम ऐसा कर रहे हो। विशाल मुस्कुराया। उसकी आंखों में साजिश साफ नजर आ रही थी। विशाल भौहें उठाते हुए, तुम जानते हो रेहान, लोग तुम 4 बारे में भी यही बात कहते हैं। वो दोनों बैठ जाते हैं और रेहान कॉफी टेबल पड़े फोल्डर को उठाता है और डॉक्यूमेंट्स बने लगता है। रेहान कॉन्फिडेंट, मुझे सभी शर्तों मंजूर है, बट मैं कुछ माइनर चेंजेस करना चाहूंगा। आई होप तुम्हें को परेशानी नहीं होगी। विशाल आगे झुककर रेहान के चेंज के बारे में सुनने लगा और बोला, ठीक है, मुझे भी इनसे कोई परेशानी नहीं है। कुछ देर और बात करने बाद वो लोग लॉबी में आ गए थे। विशाल ने जाकर शैंपेन खोली और अपनी और रेहान की डील फाइनल होने का आगाज किया। उधर साक्षी और उसका असिस्टेंट भी पूरी तैयारी के साथ रेहान के होटल पहुंचा चुकी थी। आज वो विशाल को फिर से जेल पहुंचाने और रेहान को उसकी गलती का सबक सिखाने ही आई थी। जब साक्षी लॉबी में पहुंची तो रेहान और विशाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। साक्षी एक गहरी सांस लेती है और माइक्रोफोन के पास जाती है। साक्षी विथ कॉन्फिडेंट टोन, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वैसे तो शायद मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, मैं ओनर ऑफ सिंघानियाज ग्रुप साक्षी सिंघानिया आप लोगों की कुछ बातें बताना चाहूंगी जो इस डील से रिलेटेड ही है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है और सभी की निगाहें साक्षी की ओर चली जाती हैं। तभी रेहान कंफ्यूज होकर क्या हो रहा है। साक्षी अपने पीछे एक बड़ी स्क्रीन की ओर इशारा करती है जिस पर डॉक्यूमेंट्स, ईमेल, फाइनेंस डेटा दिखने लगाता है। साक्षी आगे बोलती है, मिस्टर विशाल, सब लोग आपको कितने बड़े बिजनेसमैन के तौर पर जानती है ना, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि आप बिजनेस के साथ साथ कितने सारे काले धंधे करते हैं। ये सब देखकर और सुनकर विशाल का चेहरा पीला पड़ गया और माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। विशाल हकलाते हुए, ये गलत फहमी है, ये सब डॉक्यूमेंट झूठे हैं। साक्षी उसकी बात काटते हुए, ओ रियली मिस्टर विशाल, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप परेशान मत हुए, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड है। ये सब देखकर रेहान चौंककर, क्या ये सब सच है विशाल? विशाल रेहान की ओर देखता है लेकिन उससे नजरें नहीं मिला पाता। विशाल को नजरें ना मिलता देख रेहान गुस्से से बोलता, मुझे यकीन नहीं हो रहा विशाल कि तुम पैसे के लिए इतना नीचे गिर जाओगे। एक्चुअली रेहान कुछ टाइम पहले ही लंदन से इंडिया आया था, इसलिए वो विशाल के बारे में इतना कुछ नहीं जानता था। लॉबी में काफी अफरा तफरी मच गई क्योंकि मीडिया विशाल और रेहान से बहुत सारे सवाल पूछ रही थी। कुछ रिपोर्टर तो साक्षी से उसकी फोटोज और विशाल की हरकतों के बारे में भी सवाल कर रहे थे। रेहान विशाल की ओर देखता है, उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ दिखाई दे रहे थे। कुछ देर बाद वह पुलिस भी आ गई और विशाल को अरेस्ट करके अपने साथ ले गई। विशाल के अरेस्ट होने पर काफी रिपोर्टर उसके पीछे चले गए, लेकिन कुछ वहीं रुककर रेहान से सवाल जवाब कर रहे थे। रेहान उन लोगों को इग्नोर करके साक्षी के पास आया और मुस्कुराकर प्यार से उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, थैंक यू मिस साक्षी, आज आपकी वजह से मैं बर्बाद होने से बच गया। रेहान की बात सुनकर साक्षी ने एक जोरदार तमाचा रेहान को जड़ दिया। तो आगे क्या होने वाला है, आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर शेयर करें। अभी कहानी जारी रहेगी। So don't forget to share your review and comment your best part of an story। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।